जीतन मांझी सबसे अच्छा चॉइस है। ये सब इमेटेरियल्स है, कौन सीएम होगा कौन सीएम नहीं होगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। देखिए ये ढपोर संकी वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक दलित, एक महादलित, और दोनों का दावा यह है कि बिहार में 16% दलित महादलित वोटर इनके इशारे पर अपना फैसला सुनाते हैं। और हमारे ऊपर में ये कांटों का ताज है। कहीं कमी है जिसके चलते आज पासवान भी मेरे साथ हैं। हम लोग एनडीए के पार्टनर हैं। देखिए राजनीति में न किसी का परमानेंट कोई दोस्त होता है न दुश्मन होता है। इस बार इस विधानसभा में आएगा कौन, इसका फैसला बिहार के तकरीबन 7 करोड़ वोटरों को करना है। जाहिर है 8 नवंबर के बाद एक तस्वीर साफ होगी कि वाकई विधानसभा में सत्ता पक्ष में कौन होगा और विपक्ष में कौन। लेकिन इन 7 करोड़ वोटरों में से 1 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिन पर दलित के तौर पर अगर रामविलास पासवान अपना हक जताते हैं तो महादलित के नेता के तौर पर जीतन राम मांझी। संघर्ष की एक अनकही कहानी की शुरुआत यहां से भी होती है। पिछले 25 साल से रामविलास पासवान की गिनती बिहार के टॉप 3 नेताओं में होती है, लेकिन इनकी त्रासदी ये है कि हमेशा ये तीसरे नंबर पर ही रहे। 1980 के दशक के आखिरी दिनों में वीपी लहर पर सवार होकर बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान युवा चेहरे के रूप में उभरे। लेकिन बिहार की बागडोर तब से लालू और नीतीश के हाथों में ही रही। रामविलास पासवान चाहते हुए भी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जहां तक ये सवाल है मुख्यमंत्री का, पता नहीं कभी हमने उस पर सोचा ही नहीं। अटल जी की सरकार थी, उस समय में मुझको प्रधान मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। बीपी सिंह ने कहा था मुख्यमंत्री बनो। नीतीश जी 2 बार आए थे कहने के लिए कि मुख्यमंत्री बनो। हमने कहा कि हम नेशनल पॉलिटिक्स में हैं। उस लिहाज से देखें तो जीतन राम मांझी पिछले साल लोकसभा चुनाव तक गुमनाम से एक नेता थे, जिनकी सियासी चौहद्दी गया से पटना तक सिमटी हुई थी। वो मंत्री जरूर थे, लेकिन पाटलिपुत्र की सत्ता के गलियारे में नीतीश के नाम का नारा लगाने वाले एक जूनियर मंत्री से ज्यादा हैसियत नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही बिहार का ताज मांझी के सिर पर रखा, मांझी अचानक बड़े नेता बन गए। नीतीश कुमार जी और हमारे शरद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों की अहम भूमिका है। दोनों ने ये बात पर निर्णय लिया कि जीतन मांझी सबसे अच्छा चॉइस है। मांझी जितना मुख्यमंत्री बनकर चर्चा में आए, उससे कहीं ज्यादा उनका मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना सुर्खियों में छा गया। मांझी को मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ने बनाया था। नीतीश को लगा था कि मांझी उनके हुक्म के गुलाम होंगे, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री बने तो मांझी के सपने एक अणे मार्ग से निकलने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। अगर मौका मिलेगा तो हम प्रूफ करेंगे कि मुख्यमंत्री के रूप में भी अच्छा काम कर सकते। मांझी की इस मुनादी ने बिहार में सत्ता के समीकरण को बदल दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मांझी के गले से भले ये निकलता था कि नीतीश ही उनके नेता हैं, लेकिन ये आवाज दिल की नहीं होती थी। इसलिए जब नीतीश ने मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए कहा तो वो बगावत पर उतर आए। इसको यदि आप किसी प्रकार की भावना से आप देखते हैं तो बिहार का करोड़ों करोड़ शेड्यूल कास्ट आबादी महादलित को लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद उस मांझी का अवतार हुआ जो देखते ही देखते बिहार में महादलित वोट की नैया का मांझी बन गया। पतवार किसके हाथ में है ये पता नहीं, लेकिन दलित और महादलित वोट पर मांझी ने अपनी दावेदारी ठोक दी। हम लोग सब आदिवासी हैं, मूल निवासी यहाँ का, हमारा यहाँ अधिकार है, इसलिए अधिकार लेने के लिए तुमको पात्र बनना होगा। जो रामविलास पासवान पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की दलित विरासत का खुद को वारिस मान बैठे, उसमें सेंध मांझी ने लगा दी। अब
पासवान से मांझी न तो उगलते बन रहे हैं न निगलते। दलितों का बड़ा नेता कौन है, रामविलास पासवान या जितेंद्र राम मांझी? जीतन राम मांझी जी हैं। नेता के तौर पे मैं तो उनको महादलित दलित दोनों का नेता मानता हूं। मांझी और पासवान की चर्चा करते करते अगर हम राजभवन के ठीक सामने आकर खड़े हो जाएं तो आप क्या सोचेंगे? दरअसल राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता है, निष्पक्ष होता है। और अद्भुत संयोग है, रामविलास पासवान एक दो नहीं, इस देश के 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में रह चुके हैं। और जीतन राम मांझी एक दो नहीं, 6 मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में रह चुके हैं। ये एक अलग संयोग है कि पासवान न सीएम बन पाए न पीएम, लेकिन मांझी तो सीएम बन गए। तो क्या ये माना जाए इन दोनों की राजनीति सिर्फ सत्ता की दिशा में बढ़ती है और ये मायने नहीं रखता है कौन सी धारा, कौन सी विचारधारा और कौन सा वोट बैंक? मुख्यमंत्री बनने के बाद मांझी के बड़े नेता बनने का सिलसिला शुरू हुआ तो विवादों की घंटी भी बजने लगी। मांझी के बेटे एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ गया के एक होटल में पकड़े गए। क्या मेरा बेटा कहीं गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहा होगा, इसका क्या मतलब हुआ? आज जिस बीजेपी से मांझी की दोस्ती है, तब यही बीजेपी मांझी को हटाने पर तुली थी। खुद नीतीश और जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के लिए मांझी का बचाव करना मुश्किल हो रहा था। उस पर से पिछले साल विजयादशमी के दिन ही गांधी मैदान में हुई भगदड़ ने मांझी सरकार पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन इन सब के बीच मांझी विवादों के बोल बोलते रहे। तुम आदिवासी हो, हम लोग हिंदुस्तान के आदिवासी हैं, जो बाहर से आर्यन आकर के हम पर आक्रमण किया। आज दूसरा जाति, जो बड़ी जाति की बात करते हैं, ये लोग सब विदेशी हैं। शाम में खाने के बाद अगर पावर पी करके सो गए तो हम इसको बुरा नहीं मानते हैं। एक तरफ मांझी के बयान पर घमासान मचते रहे, दूसरी तरफ मांझी दलितों का सर्वमान्य नेता बनने के लिए कुछ कदम भी उठाने लगे। दलित छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति का ऐलान किया। नीतीश ने भूमिहीन महादलितों को 3 डिसिमल जमीन देने का वादा किया था। मांझी उसे 5 डिसिमल पर ले गए। 50 लाख तक के सरकारी ठेकों में दलितों के लिए आरक्षण का इंतजाम किया। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक दलित महादलित छात्रों को मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया। साथ ही दलित महादलित के बीच का भेद मिटाने की बात की। हालांकि मांझी जिस इलाके और तबके से आते हैं, वहां ही लोगों का मानना है कि दलितों के लिए उन्होंने कुछ खास नहीं किया। वो अपने लोगों को, जो नीचे पैदान पे हैं, जिनको सबसे ज्यादा शिक्षा और मोटिवेशन की जरूरत है, उनके घरों में जाना पसंद नहीं करते हैं। इस बीच जेडीयू में ही मांझी को लेकर असंतोष बढ़ने लगा। विपक्ष में बैठी बीजेपी पहले तो मांझी की कुर्बानी चाहती थी, लेकिन जब नीतीश के मुख्यमंत्री बनने की सुगबुगाहट तेज हुई तो बीजेपी का मांझी प्रेम जग गया। मांझी ने अपनी पीठ पर बीजेपी का हाथ महसूस किया तो नीतीश से 2-2 हाथ के लिए तैयार हो गए। तो फिर कैसे जीतन मांझी को हटाने का निर्णय लिया? इसका मतलब है आपको कहीं कोई सिद्धांत से मतलब नहीं, सिर्फ एक सिद्धांत है कि हु कैन क्रुक सत्ता में बने रहें। बीजेपी ने मांझी को दलित राजनीति का शहीद चेहरा बना दिया। जीतन राम मांझी जी स्वागत करेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मांझी को हटाए जाने को दलित अस्मिता से जोड़ दिया। महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। राजनीति के पंडित ये कयास लगाने लगे कि मोदी ने मांझी के कंधे पर रखकर ऐसा तीर चलाया जिसके निशाने पर नीतीश थे तो पासवान भी। पासवान को भी इसका पता है, तभी तो बिहार विधानसभा में टिकट बंटवारे पर बार बार इनका दर्द छलकता रहा। कुछ स्तर पर आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने, एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक बड़े लक्ष्य के लिए आपको अगर कुछ स्तर पर कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, वो करने पड़ते हैं। पासवान के समर्थकों को लगता है कि उनके नेता ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। बीते 25 साल में जो भी प्रधानमंत्री बना, उनमें चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव को छोड़कर हर सरकार की शोभा पासवान बढ़ाते रहे।
1989 में पासवान वीपी सिंह की सरकार में श्रम और कल्याण मंत्री बने। 1996 में देवेगौड़ा सरकार में रेल मंत्री बने। 1997 में गुजराल सरकार में भी रेल मंत्री ही बने रहे। 1999 में पासवान वाजपेयी सरकार में मंत्री बने। 2004 में वो मनमोहन सरकार में भी मंत्री पद पाने में कामयाब रहे। 2014 में जब मोदी की लहर चली तो उस पर सवार हुए और मोदी सरकार में भी मंत्री हैं। वक्त की ताल पर कदम ताल करने वाले पासवान पर इसीलिए लालू चुटकी लेते हैं कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं। हमारे भाई रामविलास पासवान जी गिन्नी बुक में नाम लिखाने वाले अद्भुत मौसम वैज्ञानिक, दिल्ली वाले नहीं इसरो वाले। लालू जी, अब आपका भविष्य नहीं है, आप राजनीति में पीछे हो जाइए और संन्यास ले लीजिए। क्या रामविलास पासवान और क्या जीतन राम मांझी और क्या लालू यादव और क्या नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्पूरी ठाकुर का जिक्र अगर हर कोई करता है तो एक सियासी लकीर यहां से भी खिंचेगी। क्या वाकई दोनों दो गठबंधन में, लेकिन जब दोनों नाम कर्पूरी ठाकुर का लेंगे तो ऐसे में क्या वाकई सामाजिक न्याय की कोई लकीर इस चुनाव में दिखाई देगी? पासवान को हमेशा ही एक फायर ब्रांड दलित नेता होने का फायदा मिला। इसे अब जीतन राम मांझी चुनौती दे रहे हैं। पासवान ने अगर 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का रिकॉर्ड बनाया तो मांझी ने बिहार में 7 मुख्यमंत्रियों के साथ। कांग्रेस विधायक बनकर राजनीति की शुरुआत करने वाले मांझी सबसे पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह की सरकार में मंत्री बने। फिर बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा की सरकार में मंत्री बने। जब लालू का राज आया तो कांग्रेस छोड़ लालू की शरण ले ली और उनकी सरकार में भी शामिल हो गए। लालू गए तो राबड़ी सरकार में भी मांझी मंत्री रहे। 2005 में जब नीतीश कुमार की बारी आई तो मांझी ने लालू को छोड़ा और नीतीश का झंडा उठा लिया। एक बार फिर उनके नेम प्लेट पर माननीय मंत्री लिख गया। नीतीश का मांझी ने ऐसा दिल जीता कि मुख्यमंत्री तक बन गए। लेकिन आज नीतीश मांझी को और मांझी नीतीश को फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते। आप कहीं देखे हैं कि आज तक किसी परिवार में अपने परिवार के सदस्य का नाम कोई विभीषण रखता है? अगर विभीषण है जीतन राम मांझी, इसका मतलब कि नीतीश कुमार स्वीकार करे कि मैं रावण हूं। उसमें अहंकार की बात हो सकती है कि जीतन मांझी एक दलित का बेटा है, इतना अच्छा निर्णय कैसे ले लिया हो। निर्णय हमारा लेना भी उनके लिए अछूत की बात हो गई। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में दलितों की संख्या कुल आबादी की करीब 16% है। दलितों की कुल आबादी में से 70% महादलित हैं, जिनमें 22 में से 21 दलित जातियां आती हैं। दलित में बसे दुसाध जाति की आबादी कुल दलितों की 30% है। मांझी ने खुद को महादलित और पासवान को दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। इस बल पर वो बीजेपी से अपने लिए 20 सीटों का सौदा करने में कामयाब रहे, जबकि पासवान की पार्टी को 40 सीटें ही मिली हैं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 20 सीट लड़ेंगे और साथ में उनके कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी लड़ेंगे। थोड़ी नानुकुर के साथ बीजेपी की शर्तों पर मांझी भी मान गए और पासवान भी, लेकिन ये लड़ाई परिवारवाद की भी है। सामाजिक न्याय की लड़ाई ने देश की राजनीति में पासवान और बिहार की राजनीति में मांझी को बड़ा नेता बना दिया। लेकिन राजनीति की इनकी सीमा घर परिवार की दहलीज से बाहर नहीं जाती। इस बार के चुनाव दरअसल परिवारवाद का खुला ऐलान भी है। न सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि रामविलास पासवान भी अपने बेटे के जरिए हर घर में चिराग से रोशन करने की स्थिति में आ रहे हैं। और संयोग देखिए, ये वही बिहार है, वही राजनीति है जहां पर एक बार कर्पूरी ठाकुर के साथ उनके बेटे रामनाथ का जिक्र कर दिया गया था कि उन्हें भी इस बार टिकट दिया जाएगा, तो कर्पूरी ठाकुर ने अपना नाम काट दिया था और बहुत साफ कहा था, एक वक्त में एक परिवार से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। लेकिन इतिहास बदल रहा है। रामविलास पासवान को लीजिए तो वो खुद अपनी पार्टी एलजेपी के अध्यक्ष हैं और मोदी सरकार में मंत्री। इनके बेटे चिराग पासवान सांसद
और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान भी सांसद हैं, जबकि एक भाई पशुपति पारस पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पासवान अपने 2 दामादों को पहले ही चुनाव लड़ा चुके हैं, लेकिन जीता एक भी नहीं और इसीलिए इस बार किसी को टिकट नहीं मिला। लेकिन भाई रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस पासवान और एक नजदीकी रिश्तेदार सरिता पासवान को पार्टी का टिकट दे दिया है। लेकिन पासवान को ये वंशवाद नहीं लगता, बल्कि परिवार के अंदर ये उनका सामाजिक न्याय है। आप क्या चाहते हैं कि रामविलास पासवान जो है महल में जाकर बैठ जाए और हमारा एक भाई जो है जाकर के जो है वो खेत में जाकर ये काम करे? ये लालू जी कर सकते हैं। देखिए, ये ढपोर संखी वाली बात नहीं होनी चाहिए। यही हाल मांझी का भी है, जो राजनीति में परिवार की नैया पार लगाना चाहते हैं। अभी तो चुनावी राजनीति में अपने दम पर मांझी की ये पहली अंगड़ाई है। मांझी ने दामाद को टिकट तो नहीं दिया, लेकिन खुद चुनाव लड़ रहे हैं और अपने बेटे को भी लड़ा रहे हैं। मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी तब सुर्खियों में आए थे जब मुख्यमंत्री रहते मांझी ने उन्हें अपना निजी सहायक बनाया था। विरोध हुआ तो हटाना पड़ा। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की देखना चाहिए, वो नहीं देखा। अब जब हमारे नॉलेज में आया तो उनको हटा दिया। 5 साल अपने परिवार वालों पर भरोसा और चुनाव में दलित महादलित वोट पर यकीन। ये चुनावी राजनीति बिहार में उस दलित चौराहे पर खड़ी है जिसमें पासवान और मांझी दोनों ही तरफ जाने का सिग्नल दे रहे हैं। गांधी मैदान में मंच अब इस तरफ लगते हैं। इस तरफ का मतलब यह है कि यह दरअसल पश्चिम का इलाका है, और जब मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई थी उस वक्त गांधी मैदान में मंच दूसरी तरफ लगा करते थे, वह पूरब का हिस्सा है। और संयोग देखिए, मौजूदा वक्त में राजनीति की 2 धुरी यह भी बिल्कुल 2 अलग दिशाओं से आती है। उत्तर इस तरफ है और उत्तर का मतलब खगड़िया इस इलाके में पड़ता है जहां से रामविलास पासवान आते हैं। इसके ठीक उल्टे चले जाइए तो दक्षिण में गया है जहां से जीतन राम मांझी आते हैं। अब आप सोचिए कितना पानी बह चुका है इस राजनीति में, और नेताओं के सरोकार इस दौर में क्या वाकई बह गए हैं या जुड़े हुए हैं? हो जो भी, बदल सब कुछ गया है। शायद इसीलिए 2015 का जनादेश बहुत कुछ तय करेगा।